तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 7 की। डायरेक्टिंग हमारा चल रहा था। मैंने इसका अभी तक सिर्फ एक ही पार्ट आप लोगों के लिए अपलोड किया है, जिसमें मैंने आपसे बात की थी डायरेक्टिंग क्या होता है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके अलावा डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस कि डायरेक्टिंग आखिर क्यों जरूरी है। मैंने आपको फीचर्स के लिए, इंपॉर्टेंस के लिए शॉर्ट ट्रिक्स भी प्रोवाइड की थी, जिससे आप आसानी से याद कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग कि डायरेक्टिंग के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो डायरेक्टिंग के सिर्फ 4 ही एलिमेंट हैं, आपके सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और एक आपका कम्युनिकेशन। ठीक है, इन 4 में से आपका सुपरविजन और मोटिवेशन की हम लोग इसी वीडियो में बात करेंगे। बट यहां पर मोटिवेशन खत्म नहीं हो पाएगा, इसके जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं, इसकी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो रहेगी, उसमें कम्युनिकेशन, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपकी लीडरशिप। यानी लगभग ये मान के चलो कि अभी आपके इस चैप्टर के लगभग 4 से 5 पार्ट आएंगे ही आएंगे। चलो, तो समय को वेस्ट ना करते हुए मैं आज आपसे बात करता हूं सबसे पहले सुपरविजन की। तो सुपरविजन का मतलब क्या होता है? सबसे पहला जो एलिमेंट हमारा डायरेक्टिंग का सुपरविजन, उसका मतलब समझते हैं। सुपरविजन हमारा 2 वर्ड से मिलके बनता है। किस किस से? एक तो बनता है सुपर और दूसरा विजन। सुपर का मतलब बहुत अच्छा, ठीक है, उसे सुपर बोलते हैं। विजन का मतलब देखना, ऑब्जर्व करना। तो जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज काम कर रहे हो, उन्हें ठीक तरीके से देखना, उन्हें मॉनिटर करना, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देना, उन्हें गाइड करना, यही आपका क्या कहलाता है? सुपरविजन। यानी सुपर प्लस विजन। जब वो काम कर रहे हो तो उन्हें बहुत बेहतरीन तरीके से देखना, उन्हें ऑब्जर्व करना, जहां वो गलती कर रहे हैं वहां उन्हें गाइड करना, टाइम टाइम पर उन्हें इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना, ये आपका क्या कहलाता है? सुपरविजन। सिर्फ डेफिनेशन ही है आपके सिलेबस में, इससे ज्यादा सुपरविजन में और कुछ भी नहीं है। देखो जरा, रीड भी कर लेते हैं हम लोग डेफिनेशन। तो आपकी स्क्रीन पर आपको सामने नजर आ रहा है सुपरविजन। तो देखो, दी सुपरविजन मीन्स इंस्ट्रक्शंस, यानी इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग द एम्प्लॉइज व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग द जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब को परफॉर्म कर रहे हो, काम को कर रहे हो, उस टाइम पर उन्हें इंस्ट्रक्शंस देना, उन्हें गाइड करना, उन्हें मॉनिटर करना और ऑब्जर्व करना। कब? जब वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हो, इसी को बोलते हैं सुपरविजन। चलो, डेफिनेशन तो आपको याद हो ही जाएगी। इसके अलावा अब बात करते हैं मोटिवेशन की। याद रखना, ये 4 एलिमेंट हैं, 4 में से एक सुपरविजन को हटा ही दो, क्योंकि उसमें कुछ खास नहीं है आपके लिए। बचे कितने? 3, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं गारंटेड कहता हूं एक बड़ा क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है, इन 3 टॉपिक में से। तो अच्छे से पढ़िएगा। मोटिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, लीडरशिप भी इंपॉर्टेंट है और आपका कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। बट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका मोटिवेशन और कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन के बैरियर्स, ये चीज ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो चलो हम लोग बात करते हैं मोटिवेशन की। आखिर ये मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन, जिसे आप हिंदी में बोलते हो प्रेरणा, या जिसे बोलते हो अभिप्रेरणा। प्रेरणा तो समझते हो ना, हम किसी दूसरे को लेक्चर दे रहे हैं, किसी दूसरे को प्रेरणा दे रहे हैं। प्रेरणा क्यों देते हैं? ताकि वो दूसरा इंसान जिसे हम प्रेरित कर रहे हैं वो ज्यादा अच्छे तरीके से काम करे। या जैसे कभी कभी हम आपको क्या करते हैं, मोटिवेशनल लेक्चर प्रोवाइड करते हैं। क्यों प्रोवाइड करते हैं? ताकि आपका मन पढ़ाई में लगे। यानी जो आपका ऑब्जेक्टिव है पढ़ाई, उसमें आपका मन ज्यादा से ज्यादा लगे। देखो, कोई भी काम आप जबरदस्ती नहीं करवा सकते हो यार। एक लिमिट तक तो आप जबरदस्ती करवा सकते हो, बट क्या लंबे समय तक जबरदस्ती काम हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। आप पढ़ाई जब तक मन से नहीं करोगे तब तक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, जो आपका एंड रिजल्ट है ना, रिजल्ट में अच्छे मार्क्स, वो आपका अचीव नहीं हो पाएगा। तो रिजल्ट को अचीव करने के लिए, रिजल्ट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए हम आपको क्या करते हैं? मोटिवेशन, यानी हम आपको प्रेरित करते हैं, हम आपको अभिप्रेरणा प्रोवाइड करते हैं। जो यही चीज यहां पर भी है। यहां पर भी मोटिवेशन का मतलब क्या है कि एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटर तरीके से काम करें, ताकि हमारा जो टारगेट है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, वो ऑर्गेनाइजेशन का अचीव हो जाए। तो इसलिए हम लोग जो भी चीजें प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉइज को, भले उन्हें एक्स्ट्रा सैलरी दें या उन्हें रिस्पेक्ट दें या उनके प्रति जो भी एक्टिविटीज करेंगे, वो सब कुछ किसमें आता है? आपका मोटिवेशन के अंदर। तो देखो जरा, हम लोग मोटिवेशन की डेफिनेशन रीड करते हैं। मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज स्टिमुलेटिंग। एक एक से वर्ड समझना। स्टिमुलेटिंग का मतलब होता है उत्तेजक या प्रेरणादायक,
या वो सारी चीजें जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है। तो यानी हम वो सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे जिससे आपको प्रेरणा मिलेगी। तो सबसे पहला स्टिमुलेटिंग, फिर है आपका इंस्पायरिंग। इंस्पायरिंग का मतलब आपका उत्साह बढ़ाना, यानी जब आप काम कर रहे हो उस टाइम पर आपको उत्साह बढ़ाएं ताकि आप और ज्यादा अच्छे तरीके से काम करो और ज्यादा आपका मन लगे, ठीक है। एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉइज, इंड्यूसिंग का मतलब अगेन आपका प्रेरित करना, मनाना, या आप कह सकते हो भड़काना। हम भड़काना तो समझते हो ना, आप एक दूसरे के प्रति भड़का देते हो, बेचारे लड़ाई कर बैठते हैं। ऐसे ही आपको यहां पर भी भड़काना है, किसके प्रति? काम के प्रति। आपको बोलना है यार तुमसे नहीं हो पाएगा। क्या करेंगे वो लोग? भैया कैसी बात करो, नहीं हो पाएगा, देखो अभी मैं याद करके दिखा दूंगा आपको। क्या होता है? आपने उनको काम के प्रति भड़काया, काम के प्रति उत्साहित किया, इसी को आप बोलते हो इंड्यूसिंग। तीनों वर्ड याद रहेंगे। स्टिमुलेटिंग मतलब प्रेरणादायक, यानी वो सारे एलिमेंट्स जिनसे आप प्रेरणा दे रहे हो। फिर आपका इंस्पायरिंग, उत्साह बढ़ाना। फिर आपका इंड्यूसिंग यानी प्रेरित करना, भड़काना, उत्साहित करना। लगभग तीनों वर्ड यार लगभग कॉमन से ही वर्ड हैं, लगभग मतलब निकालें तो एक ही मीनिंग निकल रही है। बट यही चीज तो आपको मोटिवेशन है, मोटिवेशन कुछ और थोड़ी है, यही सब काम करते हैं। तो मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉइज टू परफॉर्म देयर बेस्ट कैपेसिटी, ताकि वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बेस्ट काम कर सकें, इसी को आप बोलते हो मोटिवेशन। तीनों वर्ड याद रहेंगे, स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग और इंड्यूसिंग। किसको? एम्प्लॉइज को। क्यों? ताकि वो अपना बेस्ट कैपेसिटी दे सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। चलो और थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल टर्म। मोटिवेशन कैसा टर्म होता है? साइकोलॉजिकल टर्म। साइकोलॉजिकल समझते हो? मनोवैज्ञानिक। आपको मन का अध्ययन करना है, यानी मन से रिलेटेड है, माइंड को चेंज करना है आपको। कोई मारपीट नहीं करनी, कोई जबरदस्ती काम नहीं करवाना। एम्प्लॉइज के माइंड सेट को चेंज करो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा काम करें, सोचने पे मजबूर हो जाए काम के लिए, ठीक है। टर्म विच मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स ऑन एम्प्लॉइज, का मतलब होता है कि आप एम्प्लॉइज पर फोर्स नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप उनके माइंड को चेंज कर सकते हो। इट कम्स ऑटोमेटिकली फ्रॉम इनसाइड द एम्प्लॉइज, ये भावना अंदर से उत्पन्न होती है कि अब हमें ज्यादा अच्छे से काम करना है ताकि हमें फायदा होगा, या हम जो चीज चाह रहे हैं वो हमारे लिए होगा। तो इसलिए एम्प्लॉइज के अंदर से वो फीलिंग आती है काम के लिए, जिसे हम लोग मोटिवेशन बोलते हैं। एज इट इज द विलिंगनेस टू डू वर्क, ठीक है। इसके बाद आओ जरा फ्यू इंटर रिलेटेड टर्म्स। अब मोटिवेशन से रिलेटेड ही तीन टर्म है, तीन बिल्कुल आसान से टर्म्स है। पहला है मोटिव। मोटिव का मतलब उद्देश्य या आपका ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव यहां पर हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉइज के ऑब्जेक्टिव की, कि एम्प्लॉय आखिर किस ऑब्जेक्टिव के साथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है वो, तो आपको उसका मोटिव देखना है, ठीक है। दूसरी चीज मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब अभी आपने जो डेफिनेशन पढ़ी कि क्या क्या तरीके अपनाओगे, क्या क्या देखोगे, ठीक, कौन कौन से प्रेरणा के स्रोत होंगे आपके, सब कुछ मोटिवेशन के अंदर। और तीसरा आपका मोटिवेटर्स। मोटिवेटर्स का मतलब वो सारे एलिमेंट्स, चाहे आपके फाइनेंशियल यानी पैसों के टर्म्स में हो, चाहे नॉन फाइनेंशियल हो यानी आप पैसों के अलावा भी आप जिन भी चीजों से आप एम्प्लॉइज को मोटिवेट करते हो वो आपके मोटिवेटर्स कहलाते हैं। यानी मोटिवेटर्स आपके एलिमेंट्स होते हैं किसके? मोटिवेशन के, जिनसे आप बंदों को मोटिवेट कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारी बातें बिना मतलब की बातें। अगेन फीचर्स भी देख लेते हैं। सबसे पहला, मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना। कैसा फिनोमेना होता है? साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल का मतलब मनोवैज्ञानिक, आपको उनका माइंडसेट को चेंज करना है, कोई जबरदस्ती की प्रक्रिया नहीं है मोटिवेशन। उसके बाद मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। मोटिवेशन क्या प्रोड्यूस करता है? गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। गोल ओरिएंटेड समझते हो ना। अब आप इसके बाद, मोटिवेशन के बाद, अब आप जो भी एक्टिविटीज करोगे, जो भी काम करोगे, वो आप अपने गोल के प्रति करोगे, यानी अब आपका गोल ज्यादा आसानी से अचीव हो जाएगा। इसके बाद मोटिवेटर्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। जो मोटिवेटर्स होते हैं जिनसे आप मोटिवेट कर रहे हो वो आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक। इसके बाद मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मोटिवेशन कैसी प्रोसेस होती है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स तो समझते हो ना, बड़ी यार जटिल समस्या है। जटिल समस्या का मतलब कि भैया ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है यार, बहुत ज्यादा हार्ड होती है। मोटिवेट करना किसी को इतना आसान नहीं होता है, आपको उसकी नीड को समझना पड़ता है, आपको उसकी जरूरतों को समझना पड़ता है, उसकी मजबूरियों को समझना पड़ता है, तब जाके आप किसी को मोटिवेट कर पाते हो। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट, मोटिवेशन इज अ डायनेमिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। मोटिवेशन कैसी प्रोसेस होती है? डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब बड़ी जटिल समस्या है, या जटिल तो हम लोग कॉम्प्लेक्स की बात कर दी, यहां पर डायनेमिक का मतलब होता है चेंजेबल,
ऐसा नहीं है आपने आज मोटिवेट कर दिया बंदा चलते जाएगा, कल के दिन एनवायरनमेंट चेंज होगा, एम्प्लॉयज की नीड चेंज होगी, क्या होगा, अगेन आपको उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा। तो मोटिवेशन डायनेमिक होती है, चेंजेबल होती है एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार मोटिवेशन कर दिया तो आपका काम चल जाएगा, ये कंटिन्यूअस निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है जिससे आप मोटिवेशन बोलते हो, यानी आपको टाइम टाइम पर मोटिवेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा एम्प्लॉयज को। तो अब मैं बात करता हूं आपसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। ध्यान रखना मोटिवेशन के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी। मैस्लो आपके एक प्रोफेसर थे जिन्होंने एक मोटिवेशनल थ्योरी दी जिसका हमने नाम क्या रखा, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। देखो थ्योरी को थोड़ा मतलब समझना, मैस्लो तो आप समझ गए, एक प्रोफेसर है आपको, उनका नाम है, ठीक है। नीड का मतलब लोगों की जरूरत, लोगों की इच्छाएं। हायरार्की का मतलब एक हायरार्की समझते हो ना, लोअर टू अपर, जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते जाओ, ये आपकी हायरार्की है यार, ये आप सीक्वेंस कह सकते हो, ठीक। तो मैस्लो ने क्या किया, एक जरूरत के हिसाब से, लोगों की जरूरत के हिसाब से एक हायरार्की तैयार की। हायरार्की का मतलब पहले आप ये करो, फिर आप ये करो, फिर ये करो, स्टेप बाय स्टेप आप काम करो। और इन्होंने इसी बेस पे थ्योरी दी, यानी इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि पर्सन्स को, एम्प्लॉइज को, वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए आप इस हायरार्की में, इस सीक्वेंस में आप बंदों को मोटिवेट करोगे। क्या सीक्वेंस दिया, किस सीक्वेंस से मोटिवेट करना है वो सुनो। सबसे पहला है साइकोलॉजिकल नीड। इन्होंने कहा सबसे पहले आप वर्कर्स की साइकोलॉजिकल नीड्स यानी बेसिक नीड्स पूरी करो। बेसिक नीड्स समझते हो आप, रोटी, कपड़ा और मकान। पहले तो बंदे के पास खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन होना चाहिए, क्योंकि एक भूखा इंसान ठीक तरीके से काम नहीं कर सकता है। दूसरा, कपड़े, उसके पास एटलीस्ट ठीक तरीके से पहनने के लिए ड्रेसअप होना चाहिए जिससे वो ठीक तरीके से काम कर सके। और मकान, एटलीस्ट रहने के लिए उसे एक छोटा मोटा घर जरूर चाहिए होता है। तो ये 3 बेसिक नीड्स होती हैं। तो हमसे मैस्लो क्या कहते हैं कि आप सबसे पहले उनकी साइकोलॉजिकल नीड को पूरा करो। चलो बेसिक नीड पूरी होगी। उसके बाद सेकंड है आपकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। सेफ्टी यानी उसका सुरक्षा का ध्यान रखना है आपको। सिक्योरिटी का मतलब उसकी एक जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग हो। जॉब सिक्योरिटी समझते हो, उसके मन में ये फीलिंग नहीं होना चाहिए कि आपको इस ऑर्गेनाइजेशन से कभी भी निकाल दिया जाएगा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए उसे ये सोचने पर मजबूर करो कि ये आपकी ही ऑर्गेनाइजेशन है, आप जब तक चाहो तब तक इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर सकते हो। तो सेफ्टी की फीलिंग और सिक्योरिटी की दोनों प्रकार की फीलिंग उसके अंदर होनी चाहिए। सेफ्टी 2 प्रकार से होती है वर्कर की। एक तो होती है आपकी फिजिकल सेफ्टी। फिजिकल का मतलब उसे चोट ना लग जाए, बीमार ना हो, ये उसका फिजिकली फिट रहे, ये उसकी फिजिकल सिक्योरिटी। इकोनॉमिक का मतलब उसे टाइम टाइम पे सैलरी मिलते रहे, पैसों से रिलेटेड, ठीक है। तो पैसे भी बहुत जरूरी है, उसकी सेफ्टी भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा तीसरा है आपके पास सोशल नीड्स, एफिलिएशन या बिलोंगिंग नीड्स। सोशल नीड का मतलब उसके आसपास एक सोसाइटी होनी चाहिए, उसका एक फ्रेंड सर्कल होना चाहिए। देखो एक अकेला इंसान काम करेगा तो वो जल्दी थक जाएगा, मन नहीं लगेगा काम में। बट एक अगर उसका फ्रेंड सर्कल हो ना तो उससे ज़्यादा मन लगेगा। जैसे आप लोग की अगर मैं बात करूं तो आप लोग अकेले बैठ के पढ़ते हो, 10-15 मिनट में क्या कहते हो, अरे यार भैया मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने में। लेकिन वहीं आपके 4-6 ठलुए बैठे हो ना, और उसी में से एक ठलुआ आपका, मतलब एक आपका ठलुआ फ्रेंड थोड़ा सा पढ़ने में आगे हो जाए, उसे जल्दी आ जाए। अब आप क्या सोचते हो, अरे यार बेइज्जती हो रही यार, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप फ्रेंड सर्कल में यानी आप ज़्यादा लोगों में ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हो, ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। तो आपके आसपास एक सोसाइटी का होना जरूरी है। तो आपकी तीसरी नीड कौन सी है, सोशल नीड एफिलिएशन। बाकी आप लोग रीड कर लेना, देखो लिखा हुआ है टीम वर्क, अरेंज फॉर्मल इनफॉर्मल गेट टुगेदर्स, ठीक है, बाकी आप लोग रीड करोगे। नेक्स्ट आओ एस्टीम नीड्स। नेक्स्ट आपकी कौन सी है, एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स का मतलब है उसकी रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन। यार बंदे को देखो बुलाने के 2 तरीके होते हैं, एक तो प्यार से बुला लो, दूसरा गुस्से में बुला लो। वो दोनों तरीके से जाएगा। बट प्यार से बुलाओगे ना बंदा खुशी खुशी आएगा, खुशी खुशी काम करेगा। बट अगर आप गुस्से से बुलाओगे तो वो मन में ये समझ लो काम तो कर देगा, बट यार बंदे का माइंड सेट बिगड़ जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, बंदे की रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखना है, उसके कॉलीग्स का ध्यान रखना है कि वो किस पोजीशन पे काम कर रहा है, उससे नीचे वाले जो भी पर्सन्स काम कर रहे हैं एटलीस्ट वो उसे रिस्पेक्ट दें। तो बंदे को रिस्पेक्ट ध्यान रखना बहुत बढ़िया काम है मोटिवेशन के लिए, ठीक। और एक लास्ट पॉइंट है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, यानी बंदे की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड देखनी है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब उसकी कुछ पर्सनल जरूरतें होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यार मैं पर मंथ कमा रहा हूँ 10,000 रुपये। कितना कमा रहा हूँ पर मंथ, 10,000 रुपये, ठीक। अब मैं सोच रहा हूँ यार कैसे ना कैसे करके एक बाइक खरीद ली जाए।
बाइक खरीदने में मेरे को कितना टाइम लगेगा? अगर मैं पूरी सैलरी भी बचाते हुए जाऊँ ना 10 की 10,000, तो मेरे को कम से कम 8 से 9 महीने का टाइम तो लग ही जाएगा जब मैं जाके एक बाइक खरीद पाऊंगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या फर्ज बनता है कि उसे कम इंटरेस्ट रेट पे या बिना किसी इंटरेस्ट रेट पे यार उसे लोन प्रोवाइड कर दूं, उसी की सैलरी में से 2-2 3-3 हज़ार काटते हैं ना, उसका काम भी हो जाएगा और आपको पैसे भी मिल जाएंगे, सब कुछ ये समझ लो बढ़िया तरीके से हो जाएगा और वो लॉन्ग टाइम के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में टिका भी रहेगा। समझ रहे हो? तो उसकी कुछ पर्सनल ज़रूरतें भी होती हैं, उनके ऊपर भी आप ध्यान रखो, पॉसिबल हो सके तो उनको भी पूरा करने में उनकी मदद करो आप। तो ये 5 नीड्स हैं। अब आप सोचोगे सर ये नीड्स ऐसी हैं, आप सीक्वेंस में याद रखोगे जैसे आपने अभी तक पढ़ा ना, स्टाफिंग प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, प्लानिंग प्रोसेस, सब कैसे याद रखी? स्टेप में, एक भी स्टेप ऊपर नीचे नहीं होगा। और जब भी ऐसी चीज़ें पढ़ी हैं तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक प्रोवाइड की है ताकि आप कुछ भी गड़बड़ ना करो। यहाँ पर भी सभी लोग नोट करेंगे मेरे साथ, नोट करो जरा। एक बकवास सी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो लिखो फिजिक्स, हाँ हिंदी नहीं इंग्लिश, तो लिखो फिजिक्स सेफ्टी से, फिजिक्स जो है ना, फिजिक्स आप पढ़ते हो उस, वो क्या करता है, फिजिक्स क्या करता है, सेफ्टी से सोसाइटी को इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करता है एक्चुअली। लिख लो भाई, मैंने कहा ना बकवास सी ट्रिक है। फिर जल्दी से 3 बार बोलो, 3 बार कमेंट बॉक्स में लिखो और 3 बार कॉपी में नोट कर लो। क्या लिखोगे? फिजिक्स सेफ्टी से सोसाइटी को इस्तेमाल करती है एक्चुअली, करता है, करती है, जो भी लिख लो, ये लोग करती लिख लो भाई, उसमें गर्ल्स फॉर्म में लिख लो। फिजिक्स सेफ्टी से सोसाइटी को इस्तेमाल करती है एक्चुअली। क्या बोलोगे आप लोग? फिजिक्स सेफ्टी से सोसाइटी को इस्तेमाल करती है एक्चुअली। एक बार और जल्दी से, फिजिक्स सेफ्टी से सोसाइटी को इस्तेमाल करती है एक्चुअली। फिजिक्स सेफ्टी से सोसाइटी को इस्तेमाल करती है एक्चुअली। बोल सकते हैं यार, इतना तो है ना। फिजिक्स, जरा साइकोलॉजिकल वर्ड देखो आप कहां से स्टार्ट होता है, देखो PHYSIO, तो फिजिक्स से आप समझ जाओगे भैया पहला साइकोलॉजिकल नीड है आपकी, दूसरा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, तीसरा सोशल नीड्स रिकॉग्निशन और एफिलिएशन, चौथा एस्टीम नीड्स, देखो EST एस्टीम नीड्स, और पांचवा एक्चुअल, एक्चुअल का मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो ये वर्ड ऐसे है ना, जो ट्रिक है कि सारे के सारे पॉइंट मैं कहता हूं आप ये लाइन याद रखो, मैं गारंटी देता हूं आपको पॉइंट याद ना हो जाए। तो देखो मैं दोबारा बताता हूं आपका, फिजिक्स PHY साइकोलॉजिकल नीड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, सोशल नीड्स एफिलिएशन, एस्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। जल्दी से मैं कहता हूं 3 बार अगर आप पढ़ लो ना ये चीज, गारंटेड सारे के सारे पॉइंट्स और सारे के सारे लाइन वाइज ही याद होंगे आपको, ये भी ध्यान रखना। देख लो, पहला आपका साइकोलॉजिकल नीड ही होगा, दूसरा आपका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड होगा, फिर सोशल नीड्स रिकॉग्निशन थर्ड पॉइंट होगा, फोर्थ पॉइंट होगा एस्टीम नीड्स और फिफ्थ पॉइंट होगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। रट लो भाई, रट लो, नहीं रट पाओ तो सारे पॉइंट रट लो, मैंने क्या जा रहा है ना, बट रट लो, कैसे भी रट लो, क्योंकि देखो पॉइंट रट लोगे ना, मैं विश्वास दिलाता हूँ आप कॉमर्स वाले आतंकवादी हो तो आप पॉइंट के अंदर तो आप भर भर के लिख दोगे, बट यार पॉइंट तो याद रख लो, नंबर तो उसी के मिलने हैं ना, क्योंकि टीचर भी ज़्यादातर जब चेक करते हैं ना मेन पॉइंट दिखता है, पॉइंट के अंदर की एक्सप्लेनेशन तो एक आध लाइन पढ़ी, बाकी सब कुछ हो जाता है। ठीक है, चलो खैर मैं बकवास क्या करूँगा करके आपके साथ भी, तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए हम लोग आ जाते हैं एजम्पशंस ऑफ मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। कुछ एजम्पशंस का मतलब कुछ मान्यताएं जो आपको मान के चलनी पड़ेगी, तभी ये मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी काम करेगी। जैसे आप कोई भी लॉ पढ़ते हो तो उसके साथ एजम्पशंस पढ़ते हो, एजम्पशंस का मतलब मान्यताएं जो आपको मान के चलना पड़ेगा, तभी ये थ्योरी काम करेगी। अगर इनमें से एक कोई भी फेल हो जाता है तो आपकी थ्योरी फेल हो जाएगी। अब आपसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताओ मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी कब कब काम नहीं करेगी, क्या लिखोगे? यही एजम्पशन है, यही लिख दो, बट थोड़ा चेंज कर देना। चेंज कैसे कर देना? बिहेवियर ऑफ पीपल डिपेंड्स अपॉन देयर नीड्स, तो आप इसमें लिखोगे कि जब लोगों का बिहेवियर उनकी नीड्स के ऊपर डिपेंड ना करे तो फेल हो जाती है थ्योरी। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन के अनुसार आप भी घूम जाना और क्वेश्चन को मतलब आंसर को भी घुमा देना। चलो खैर यहाँ बात सुनो, एजम्पशंस की बात कर रहा हूँ, मान्यताएं की बात कर रहा हूँ, क्या क्या मान के चलना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट है बिहेवियर ऑफ पीपल डिपेंड्स अपॉन देयर नीड। तो जो लोगों का बिहेवियर है वो उनकी नीड के ऊपर, उनकी जरूरतों के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। अगर लोगों का बिहेवियर उनकी जरूरतों पर डिपेंड ना करे तो क्या आपकी ये थ्योरी काम करेगी? नहीं करेगी।
ठीक है। दूसरा पॉइंट है जनरली द नीड्स फॉलो द हायरार्की, और अधिकतर क्या होता है ये जो जरूरत है ये हायरार्की को ही फॉलो करता है। जैसे पहले आपको साइकोलॉजिकल नीड ही चाहिए, उसके बाद आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड चाह रहे हो फिर आप चाह रहे हो भैया अब दो हमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, ऐसा नहीं होगा। एक हायरार्की एक सीक्वेंस में ही आपका काम करना चाहिए। दूसरा, इज सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट ए पर्सन। एक जो सेटिस्फाइड नीड है वो आपको ज़्यादा लंबे समय तक सेटिस्फाइड नहीं करेगी, ये भी ध्यान रखना। आपने एक बार रोटी कपड़ा और मकान प्रोवाइड कर दिया तो ऐसा नहीं है आप हर समय वही प्रोवाइड करते रहो तो बंदा मोटिवेट रहेगा, ऐसे नहीं चलेगा। उसके बाद आपको उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखना ही पड़ेगा। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की नीड पूरी कर दी, उसके बाद नेक्स्ट नीड आपको पूरी करनी पड़ेगी, सोशल नीड। उसके बाद फिर आपको एस्टीम नीड पूरी करनी पड़ेगी, यानी आपको सीक्वेंस में पूरी करनी पड़ेगी। और लास्ट, ए पर्सन मूव टू नेक्स्ट हायर लेवल नीड ओनली व्हेन द लोअर नीड इज सेटिस्फाइड। और जैसे ही आपकी लोअर नीड सेटिस्फाइड हो जाती है तभी पर्सन हायर नीड के ऊपर जाता है। अगर लोअर नीड पूरी नहीं होती है तो आप उसे हायर नीड पूरी नहीं कर सकते हो या वो उसके ऊपर नहीं मोटिवेट होगा। तो ये हैं आपके 4 पॉइंट, याद कर लेना, मे बी इनडायरेक्टली घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, और इतना ही कहूँगा कि इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसके बाद इसी का मोटिवेशन का आपका लास्ट टॉपिक बचा है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स या इंसेंटिव्स ऑफ मोटिवेशन, जो भी है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसी की बात करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहां पर भी फॉलो कर लें। और ये सारी PDF अगर आपको चाहिए हो गलती से पढ़ने के लिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दी है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।